तो लिख लीजिए भौतिक प्रदूषण। आप भी इसमें जुड़ जाए, मिल जाइए, आप भी मिल जाइए आए ज्ञान लेते रहिए, उसमें कोई वो थोड़ी है। पहला है भौतिक प्रदूषण। कहाँ थे अब तक अभी रिप्लाई लेना है। लिख लीजिए भौतिक प्रदूषण, लिख लीजिए एग्जाम्पल, लिख लीजिए यूवी रेज। यूवी रेज इंक्रीज करता है तो भौतिक है ना। एक्स रेज, गामा रेज, PM 2.5, PM 10, क्या PM 2.5, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, PM 2.5 मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। PM 2.5, PM 10, न्यूक्लियर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। साउंड को केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि फिजिक्स से पढ़ते हो? फिजिक्स का लेक्चर बना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए अभी और निम्न में कौन भौतिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में कौन भौतिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन एक्सरेज, दूसरा ऑप्शन PM 10, तीसरा ऑप्शन SO2, चौथा ऑप्शन HNO3, चौथा HNO3 लिखा, पांचवा लिखा, पांच और गामा, अच्छा छठा गामा रेज, एक्स रेज, PM 10, SO2, HNO3, 5 और गामा रेज। चार ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। पहले में लिख लिए 1 2 6, पहले में लिखो 1 2 6, दूसरे में 3 4 5, तीसरे में लिखो 1 3 5, तीसरा क्या होता है? 1 3 5 1 3 5, चौथा 2 4 6। लिख क्यों ले रही हैं आप? लिखिए आप, चौथा 2 4 6 लिखते रहिए, आप भी लिखिए, आप भी लिखो, बैठो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ज्ञान थोड़ी है, कक्षा इसके नहीं है तो नहीं पाएंगे। पहला ऑप्शन क्या था? 1 2 6, दूसरा 3 4 5 5, तीसरा 1 3 5 1
126 वाला। बताइए फिजिकल भौतिक पर्यावरण प्रदूषण क्या है? 126 पहला एक्सरे क्या भौतिक है? हाँ सर है सर। PM 10 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है? नहीं, क्योंकि सल्फर वाटर से रिएक्शन कर जाएगा केमिकल HNO3 रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पान है, पान फोटोकेमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन अपने आप में सीधे सीधे हो गया नहीं है ये। और गामा रेस क्या है? ये आंसर है। पान केमिकल रिएक्शन होगा ना? जी सर। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। अगला नहीं समझ में आया बात? आया? अगला केमिकल पोल्यूशन CO NO HNO3 पान CO NO HNO3 पान ठीक है। जैविक प्रदूषण लिख लो कोरोना, परागकण, एंथ्रेक्स, पॉलन ग्रेन्स का जब बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लोगों को जो परागकण का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या धूल के कण बढ़ जाते हैं तो क्या है? एलर्जी बहुत ज्यादा होता है इससे ना। तो परागकण के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो एलर्जी पैदा करते हैं। ठीक है। जैविक प्रदूषण कोरोना, एंथ्रेक्स। अब लिख लीजिए वायु प्रदूषण। अब सिस्टम में आए यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा सब जितना बस सारी चीज पूछा गया है। अब लिख लीजिए कौन कौन एयर पोल्यूशन होगा? CO, येलो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, O3, PM2.5, PM10। PM क्या है? पार्टिकल जैसे अपने सिरबेट इंडस्ट्रीज है या कोई कॉटन इंडस्ट्रीज है या ब्रिक इंडस्ट्रीज है जो ईटा होता है तो अपने धूल के कण होते हैं ना। जी सर। वो धूल के कण की साइज के बुनियाद पर PM2.5 और PM2.10 जिसका साइज बड़ा है तो ये और छोटा होगा तो ये दो साइज को WHO ने और नेशनल एयर क्वालिटी इंडिया ने दोनों ने ये पोल्यूटेड अलग अलग माना है। बड़े साइज है नहीं माना, वो दिक्कत नहीं मुझे। ये बहुत महीन जो कण होते हैं ये जाकर के लंग्स में डायरेक्टली चढ़ जाते हैं। ये जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों के ऊपर होती है वहां पर जाकर के जमा हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा 4-6 दिन तक से धूल उड़ता है तो पत्तियां बिल्कुल से लगता है कुछ वो कुछ छाड़ा जाता है ना। जी सर। जो बड़े हैं उसको पोल्यूटेड्स नहीं माना, जो छोटे हैं उनको माना है। अब दो साइज को माना PM 2.5 माइक्रोन, PM 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन। इसका इसके PM 2.5 मान लिखा ही जाता है, PM 10। बात समझ गए बात? अब लिख लीजिए पहला पोल्यूटेड लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होगा तो CO2 पोल्यूटेड्स है। इसकी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेड्स है। ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड है ना, नुकसान देने वाला। जी सर। अब लिख लीजिए इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ जलती है, जैसे कार्बनिक पदार्थ ले लिया कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक जलती है, ऑक्सीजन से जलेगी, तब भी कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ जलेगा तो CO2 बनेगा। ठीक, लेकिन जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ जब ये जलता है, कैसा जलता है? इनकम्प्लीट, अपूर्ण, यानी कंप्लीट बर्न नहीं होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जहरीली गैस है वही बता रहा हूं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब जलेगा तो CO2 निकलेगा, जी सर। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट, अपूर्ण रूप से दहन जब होता है, जब अपूर्ण दहन किसी कार्बनिक पदार्थ का होगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूर्ण जलेगा, अपूर्ण बनेगा, जलेगा चीज। और ये सब चीजों के लिए नुकसान है, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, सारी चीजों के लिए बहुत ही इंजूरियस होता है। आप बात समझ नहीं समझे? इसको लिखिए, जब कार्बनिक ईंधन को, जब कार्बनिक ईंधन का दहन होता है, जब कार्बनिक ईंधन का अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट भी लिख लीजिए, इनकम्प्लीट या अपूर्ण दहन होता है तो CO मिलता है, CO मिलता है। एग्जाम्पल भी लीजिए, जब सिगरेट का दहन होता है अपूर्ण, तब कोल का होता है, तब लकड़ी का होता है, तब पेट्रोल का होता है, तब डीजल का होता है, तब जब लकड़ी पूरी तरह से जल रही हो और उसके अंदर से शोले निकल रहे हो आग के, तो वो अच्छा लगता है कि जब लकड़ी में हल्का हल्का सिर्फ धुआं निकल रहा है तब अच्छा लगता है। घुटन किसमें होती है? जब धुआं कसका होता है, 1 मिनट तुरंत भागता है, आप बैठे रहो, कस के हुआ, आग बुझ गई और फिर धुआं निकलता है
तब खांसते होगा तो तुरंत भागता, एक आध घंटा नहीं उठ पाओगे क्या, 1 मिनट में आदमी को खांसने लगता तो भागता कि नहीं? इनकम्प्लीट। वही लकड़ी कहते जल्दी से फूको, जल्दी से आग लग जाए, कंप्लीट जल जाता है तो CO निकल जाती है, और उस कंडीशन में आपको कोई सफोकेशन नहीं होता है। कंडा जब जल रहा हो बुझ जाए तब क्या होगा? धुआं, कहते हैं धुआं किए करो, धुइहर कहते हैं। अब सवाल उठता, धुइहर में बैठ पाओगे? नहीं, वो मच्छर भगाने के लिए। समझ आ रही है? जब कोई भी चीज, चाहे कंडा हो, लकड़ी, जब वो धीरे धीरे जलता है तो धुआं खस के निकलता नहीं है, वही कंप्लीट जो दहन होता है। कार्बन ऑक्सीजन इनकम्प्लीट दहन हो रहा, लिख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? मनुष्य के अंदर RBC है, और RBC के ऊपर क्या चीज मौजूद है? RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन जो सब ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ये RBC जो होता है एक सेल है। जी सर, हाँ। और इसी सेल के ऊपर बहुत एक जाले होते हैं, और ये जाले जो होते हैं, एक प्रोटीन होती है स्ट्रोमैट्रीज। स्ट्रोमैट्रीज आप लोग मत लिखिएगा, स्ट्रोमैट्रीज 26.5 करोड़ स्ट्रोमैट्रीज के धागे होते हैं एक RBC। और ये जो बीच में खाका बना हुआ है, इसी में EHB हीमोग्लोबिन फंसा रहता है। समझ गए। इसका मतलब 26 लाख करोड़ हीमोग्लोबिन बनता है। अब देखिए क्या हीमोग्लोबिन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा क्या? ऑक्सीजन का वाहन है। ऑक्सीजन को एक जगह से शरीर के दूसरी जगह पे ले जाएगा। क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? जाकर के हर जगह पे पहुंचाया जा रहा है, ग्लूकोज को बर्न कर दीजिए। यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर जो खाद्य पदार्थ ग्लूकोज जा रहा है, उस ग्लूकोज को जलाने के लिए, और जलने वाली चीज क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा ऑब्जेक्टिव CO2 पैदा नहीं करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव एनर्जी बढ़ लेना है। ज्यादा एनर्जी हो। अरे भाई, ये देखिए, जैसे ये हर सेल के अंदर क्या चीज है? हर सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, और ऑक्सीजन गया, जलाया, और हमारी चाहत क्या है? ये है, हमने पहले भी आपको बताया था। ऊर्जा। हमारी चाहत क्या है? ये है एनर्जी। और ये एनर्जी जो है, यही में, इसीलिए जब खाना खाते हो जाता है पेट, अब भूख लगी होती तो कहते भैया आंख से अंधेरा दिख रहा है, कहते नहीं है? और जैसे ही खाया कहते चमक आ गई भैया, खाना खाया, पेट में आई, हाथों में, भुजाओं में ताकत आ गई, ये भुजाओं तक खाना गया, कौन ले गया? खून ले गया, और उस ऑक्सीजन को भी पेट, लंग से ऑक्सीजन को भी इस सेल तक कौन ले गया?
ब्लड ले गया और ऑक्सीजन क्या करती है? ऊर्जा ऑक्सीजन जलाती है। हर जलने वाली चीज क्या पैदा करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी। एनर्जी पैदा जरूर करेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो देखिए, मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी इज द प्राइमरी फंक्शन। ये बाई प्रोडक्ट, जैसे अब फैक्ट्री में क्या लगा? सबस्ट्रेट लगा, गेहूं, चीनी, आटा, मैदा का सब लगा। आपका ऑब्जेक्टिव बिस्कुट बनाना है कि उसकी गंदगी निकालना है? बिस्कुट बनाना। तो ऑब्जेक्टिव हमारा मेन रिस्पिरेशन का ये है, तो गंदगी है। हम खाना सेब संतरा खा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऊर्जा लेना है कि गंदगी निकालना है? आप समझ गए बात ना? CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है भाई यहाँ पे ना। तो सांसों का केवल अंदर जाना और सांसों का बाहर निकालना, ये रिस्पिरेशन नहीं है। रिस्पिरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखिए क्या मसला है। आरबीसी के ऊपर क्या है? HP हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़ेगी, ये सब नहीं पकड़ेंगे। हीमोग्लोबिन सवाल एक पूछता है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले जाएगी? 4 बिल्कुल सही, 4 ऑक्सीजन को ले जाएगी भैया। यूपीएससी पूछता है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, ये बात ये क्या है? HbCO मेथ हीमोग्लोबिन। लिख लीजिए इसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहले लिख लीजिए। इसको हटा दो। देखो भैया, हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी। और जब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है ऑक्सी, ये जो बॉन्ड बना इसका, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, ये बॉन्ड और इसका भी जो बॉन्ड बना तभी तो जुड़ा। जी सर। जब CO ने CO हीमोग्लोबिन से जुड़ा तो क्या बना? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना। तो हीमोग्लोबिन और CO के बीच जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड? परमानेंट है। जब परमानेंट है इसके बाद ये टूटेगा ही नहीं। तो आपके शरीर के अंदर पूरा हीमोग्लोबिन भरा हो तब भी ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा, इसका मतलब तब भी आपके पास हीमोग्लोबिन कमी होगी। जी सर। और ये जो होता है टेम्पररी। तो ये इसका टेम्पररी रहेगा तभी तो फायदा रहेगा। जी सर। ऑक्सीजन को जाएगा, ब्लड ले आएगा और जाके कोशिका को दिया आएगा, और जैसे दिया आएगा फिर उसके बाद फिर खाली हो जाएगा, फिर लेके जाएगा। फिर आएगा। क्योंकि
हमारे कोशिका को लगातार ऑक्सीजन को देने की जरूरत है ना, तो डेली खाते हो पता लगे आपके पास सारे हीमोग्लोबिन मौजूद है, लेकिन सारे हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ गया तो वो बॉन्ड कैसा है? परमानेंट। और जब परमानेंट है तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन के होते हुए भी कुछ बेकार होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो हीमोग्लोबिन से CO2 की जुड़ने की दर, ऑक्सीजन भी जुड़ा कार्बन में, कहां चला गया? जब ये था ऑक्सीजन जुड़ा था, और जब पोल्यूशन हो गया इससे जुड़ेगा। इसका कौन ज्यादा प्रिय है, ये ऑक्सीजन, ये 250 गुना ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो परमानेंट है। क्योंकि जो प्रिय है वही परमानेंट होता है। लॉजिक है भाई, जो प्रिय है वो परमानेंट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए आप प्रिय हैं, इसलिए इसका बॉन्ड कैसा होगा? नहीं समझ आई बात? आई ना? इसको देखिए, आप देखिए, पता लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे आपने क्या देखा, कार वार में जैसे लोग बैठे रहते हैं, जैसे चला कर सो जाते हैं, एसी में चला करके कहते हैं 8 घंटे बाद लास्ट, 8 घंटे बाद सुबह लास्ट सोए थे बिल्कुल एसी में खराटा लेकर। हमारे शरीर के अंदर CO2 की टॉलरेंस रेंज 8 घंटा होती है। एसी चला दे ना, बोल रही मिल गया ऐसी बढ़िया, गर्मी से पसीना जुड़े हो तो सो गए, कार चला दिए, कार में पेट्रोल या डीजल का कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है, उसी के साथ CO2 हल्का हल्का बन रही है। आपने बहुत सुना होगा कि रात में भैया सोए कार उसे ऐसी बन रहा है, अगर खुला है खिड़की उठी तो CO निकल गया। ये सोचे कि आप जो है एसी की मजा तभी मिलेगा जब एसी शीशा धीरे CO लीक होते हुए उसका और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसकी हीमोग्लोबिन से CO2 की मोहब्बत कितनी है? 250 गुना ज्यादा है। इनको और बॉन्ड कैसा बना? परमानेंट। जब बॉन्ड परमानेंट बन गया तो ये ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले ही नहीं जा पा रहा है, वहां पे चोक हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका बॉन्ड परमानेंट, इसका बॉन्ड टेम्पोररी। आपसे ये सवाल कई बार पूछता है, हीमोग्लोबिन की CO से जुड़ने की क्षमता कितनी गुना ज्यादा होती है? 2 से 250 गुना ज्यादा ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता। कोई दिक्कत? पोल्यूशन हुआ कि नहीं? पोल्यूशन हुआ कि नहीं? लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? लिख लीजिए CO हीमोग्लोबिन
CO हीमोग्लोबिन जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड होता है वो अस्थायी होता है। जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और इसका बॉन्ड अस्थायी होता है। ठीक है, देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता 250 गुना ज्यादा होती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, जी सर। अब देखिए, अब लिख लीजिए हीमोग्लोबिन होकर भी, अगला पॉइंट लिखिए, हीमोग्लोबिन होकर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हीमोग्लोबिन है जी सर। 26.5 करोड़, क्या जुड़ गया? CO। अब ये एक बार जुड़ गया, बॉन्ड कैसा है? परमानेंट। छोड़, तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा फिर? नहीं जा पा रहा। लिख लीजिए हीमोग्लोबिन होकर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और इससे थकावट भी, एनर्जी मिली नहीं, सिर दर्द, बेहोशी, चिड़चिड़ापन होगा। लिख लीजिए दर्द, चिड़चिड़ा, बेहोशी, जो कुछ होता है अपने जीवन में सब लिख डालो। चक्कर आने चक्कर आ जाए, लिख लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड HBO, जो ऑक्सीजन जुड़ा HBO ना, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड परमानेंट होता है। अब पॉइंट, तुलसी का पौधा, तुलसी, एग्जाम्पल में देखिए। एक नोट पॉइंट बना दीजिए। तुलसी का पौधा CO को CO2 के ही रूप में लेता है, इसलिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं? तुलसी का पौधा मोनोऑक्साइड को CO2 के रूप में लेता है, इसीलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा तभी तो लगाते हैं। किस लिए? CO को एब्जॉर्ब करता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई ना। अगला लिख लीजिए ये क्या? BS4। ये क्या? ये तो BS6 है। देख रहे थे सब लोगों को पता है। जो गाड़ियां आती हैं, अब इस समय गाड़ियां जो चलेगी चल रही है ना, इसका सर एक बार हम तो ये क्या करता है? इसके साथ अच्छा, ये क्या करता है? बर्निंग जो गाड़ियां नई आ रही हैं
वो हमेशा एडवांस रूप में आती है ना। जी सर। उतना ही बड़ा वही सीधा, लेकिन उससे CEO इंजन में मॉडिफाई करते हैं। सीओ का जो निकलना होता है, ये जो इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो वो सीओ को क्या करता है, इसमें प्लैटिनम और पैलेडियम दो कैटलिस्ट होते हैं। हाँ सर। प्लैटिनम और पैलेडियम जो कैटलिस्ट होता है वो CO को कन्वर्ट करके CO2 में बदल देता है। इसीलिए जो फ्यूल पॉलिसी है वो मोस्टली BS6 को ही कहता है कि CO की मात्रा ना बढ़े, CO2 ठीक है। क्योंकि अगर ये होगा वो CO निकलेगा तो क्या होगा, अंदर लेटे सांस डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये करने का मान लिया निकला भी, जो निकला भी ये क्या करेगा, प्लैटिनम और पैलेडियम इसको कैटलिस्ट के रूप में कैटलिस्ट का काम करता है। ये इसको तुरंत ही ऑक्सीजन तुरंत ले करके तुरंत CO2 में कन्वर्ट कर देता है। नहीं समझ आई बात? ये भारत स्टेज 6 BS का मतलब भारत स्टेज। भारत स्टेज गाड़ियां बेस होती नहीं। भारत स्टेज 6 गाड़ियों में भारत स्टेज 6 गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। ये स्टेज गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। और लिख लीजिए, ये हटा देंगे आप। ये क्या करेगा, CO जो निकलेगा इससे ऑक्सीजन को खींच करके इससे और जोड़ करके क्या बना देगा, समस्या खत्म हो गई। ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में CO जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही ज्यादा इंजूरियस है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस है, वो डायरेक्टली कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे आगे लिखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला पोल्यूटेंट क्या बताया आपने, नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड पोल्यूटेंट है ना, नाइट्रेट नाइट्रोजन नहीं पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। मेरी बात अब देखिए, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है और पौधे उसको लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, प्लांट लेते हैं। प्लांट के पास आ गया, ये तो बात हुई। और जब और बढ़िया खाद तो यूरिया ले डाल देता है, नाइट्रोजन के लिए तो लेते हैं, करते हैं। अब देखिए क्या, अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। ऐसे तो हरियाली के लिए, मतलब हरियाली के लिए नाइट्रोजन खरा हो जाता है।
को डिनोट करता है, और हेल्थ जो डिनोट करता है उसके बेसिक इंग्रेडिएंट दूसरी चीज है। जैसे कहते हैं भैया 4 जिंक का फास्फोरस संतरा का रंग शरीर का हरा हो गया, लाल हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या है, हम कोई भी चीज खाते हैं, वो क्या चीज खाते हैं जिसमें फूड पोषक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। जी सर। अब हमारी शरीर पूरा जो है, पूरा शरीर क्या है, प्रोटीन ही तो है। जी सर। और ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगी हमको? जो सर खाएंगे पेड़ पौधे से मिलेगी, इसमें बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का, इसको मिलेगी जी सर। प्रोटीन तो यही है। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन की यूनिट क्या है? प्रोटीन की यूनिट क्या है? प्रोटीन क्या है? तो ग्राम का आपने उसे नापा जाता है। प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड है। प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। और कोई भी अमीनो एसिड का ले लीजिए, जैसे देखिए सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सी है? ग्लाइसिन है। अमीनो एसिड कितने प्रकार की होती है? प्रकार की होती है? 4, 5, 6, 7। यार ये इतना आप लोग से हमें विश्वास है, ये नहीं बता ये 3 प्रकार। पूछना चाह रहे हैं कितने प्रकार की अमीनो एसिड पाई जाती है? कितना? 3। अरे 20 प्रकार की अमीनो एसिड होती है यार। ये 10वें क्लास का क्वेश्चन, ये सवाल तुम 20 प्रकार की अमीनो एसिड दस असेंशियल, 10 जरूरी, 10 नाम। असेंशियल का मतलब होता है जो बहुत जरूरी है। जरूरी का मतलब है जीव जो होता है, जीवधारी, जो अमीनो एसिड को खुद बना लेता है, बाहर लेने की जरूरत नहीं होती है, उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। ठीक है। और जो जीवधारी अपना खुद नहीं बनाता है, बाहर से लेने की जरूरत होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो देखिए मैंने बताया प्रोटीन, आप लोगों की बॉडी सब प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन की बहुत सारे चीजें। प्रोटीन का यूनिट क्या हुआ? अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड का हमने फार्मूला लिख दिया। नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है? जी सर। हर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन पाया जाना मस्ट है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमीनो एसिड नहीं होगा। अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा तो विकास हो गया। समझते? जी सर। अब देखिए नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स ने ले लिया। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको लिख लीजिए, पहले इसको बनाइए। अमीनो एसिड आपको नहीं मालूम है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है।
तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है ना। कोई भी आपका शरीर हर एक हिस्सा उसमें नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन बहुत ही सुटवाया है, वही जो यूरिया, वही तो है नाइट्रोजन। तो मसला क्या होता है, इसको लिख दिया। 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड बायोलॉजी में बताएंगे। एक एक चीज को तोड़ के इसे दिखा दीजिए, वही सवाल आता है। बताइए इसको। अब देखिए, नाइट्रोजन जो है N2 है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये जब मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही तो पोल्यूटेंट्स है, ये जब गया तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है, तो इससे जो बनेगा वो मैथ हीमोग्लोबिन बनेगा, और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाम सुना होगा ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और क्या नहीं बना, ब्लू बेबी, लाल ब्लू हो जाता है ये। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए सोर्स क्या है इसका, पहला बिल्कुल सही, अभी बताते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले तो लिख लीजिए, शरीर के जलने से, शरीर के जलने से। कब जलती है शरीर, जलाया जाता है, तो कहां से मिले, क्योंकि बॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन। अब प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड नाइट्रोजन। तब लॉजिकल स्टार सोचिए। अगला लिख लीजिए, चमड़ा के जलने में, स्किन जो जानवर, तो स्किन क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, किससे बना है, अमीनो एसिड में क्या चीज मौजूद है, चमड़ा इंडस्ट्रीज होती है ना, चमड़ा को जलाया जाता है जरूरी। चमड़ा का मतलब इंसान पहले चमड़ा नहीं बोल दिया, मतलब ये है कि चमड़ा इंडस्ट्रीज होती है सभी प्रक्रिया में। अगला लिखिए, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर होता है भाई, जहां पे यूरिया बनेगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हुआ कि नहीं हुआ। कोयला के दहन, उससे किससे, कोयला के जलने। कोयला के जलने से कैसे होगा, हमने कहा नाइट्रोजन का सोर्स है जब शरीर को जलाया जाता है। शरीर किसका बना हुआ है,
प्रोटीन प्रोटीन की यूनिट क्या है? Amino अमीनो acid. एसिड में क्या है? Nitrogen. निकलेगा जी निकलेगा। कोयला, लेदर इंडस्ट्रीज में लेदर क्या है? चमड़े का, प्रोटीन। नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर जहाँ होगा वहाँ वो निकलेगा। जी सर। अब कोल के बर्न पर भी होगा, कोयले के जलने से भी होगा। कोयले को कैसे निकल आया? वही से नहीं समझ में आ रहा था। कोयले में तो कार्बन होता है। 78%. कोयले में कुछ खनिज तत्व होते हैं। कोयला किससे बना हुआ है? कार्बन। नहीं, वैसे किसका? हाँ सर, पेड़ पौधों का फॉसिल फ्यूल है ना। तबले से और फॉसिल फ्यूल प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन जब वो होगा जलेगा, अमीनो एसिड जलेगा तो वाला स्रोत। जी सर, हो गया। अगला ये लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को मेथियोग्लोबिन कहते हैं। बेबी नीला पड़ा। अगला देखिए, हटा दीजिए, हटाएं। हाँ सर। ये क्या है? ये सर स्थल खेत है। अब खेत में क्या डाला आपने? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2 नाइट्रोजन है, इसमें है नाइट्रोजन, फैन से इसमें नाइट्रोजन यूरिया में है। बारिश हुई, नाइट्रोजन बह के आया। और जब इसमें आया तो छोटी मछलियों में गया, बड़ी में गया, और फिर मनुष्य ने खाया कि नहीं खाया? कौन सी बीमारी हुई? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम हाँ हुआ ना? मेथियोग्लोबिन सिंड्रोम का मतलब कई सिम्टम का कलेक्शन हुआ ना? आगे लिख लीजिए, नाइट्रोजन का सोर्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? लिख लीजिए, एग्रीकल्चर सॉइल में 78%, पावर प्लांट के कंबशन होता है, जलन होता है, उसमें होता है। पहले भी एग्रीकल्चर से 78%, पावर प्लांट के जलन से 7%, 7%, औद्योगिक प्रोडक्शन 7%, औद्योगिक उत्पाद से 6%, इंडस्ट्री से कितना? इंडस्ट्रियल वेलफेयर कितना? 6%, मैन्योर मैनेजमेंट, मैन्योर का मतलब जो सड़ी गली 4%, 4 लिख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण
नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक माना जाता है। ऑक्साइड के लिए क्या चीज आपने कहा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड न केवल मनुष्य नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक माना जाता है। विपुल जी, किसी साइड में चाबी है क्या हमारी? इसी पे बहुत सारी किसी की आपकी है? छापी हाँ हो जाएगी उन्हीं की हाँ रोज छोड़ के आता आया कोई लेके चला जाएगा तो क्या करो? वही गए थे ना नहीं साहब आप स्टेप के हैं ऐसी कोई बात नहीं लेके जाएंगे नहीं मतलब आप आप नहीं क्या करते। करें, कोई दूसरा होगा। जैसे आप क्या जानेंगे कौन किसका नहीं, मेरे पास है कुछ ऐसा। अच्छा नहीं, हम तो कर सकते हैं, क्योंकि क्या है पौधे के वृद्धि का अवरोधन, वृद्धि अवरोधन होता है। अब देखिए क्या है, मेरी बात सुनो। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये नॉर्मल है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो जेट प्लेन होते हैं ना, उसमें फ्यूल भरा जाता है। जेट प्लेन जो चलता है तो ये अपने पीछे ये क्या करते हैं, शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे बड़ी स्पीड से जाता है, घबराहट से होती नहीं है। तो जेट प्लेन जो होता है वो अपने पीछे शॉक वेव्स पैदा करती है, प्रघाती तरंगे कहते हैं। अब प्रघाती तरंगों में जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इससे क्या करता है, ये एनर्जी हाई की वजह से क्या करेगा, इनको ब्रेक करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं समझ गए। शॉक वेव के कारण शॉक वेव में एनर्जी जबरदस्त होती है, ये क्या करेगा, इसको रिएक्शन करा देगा और रिएक्शन के कारण नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखिए क्या करेगा, ये क्लाइमेट को चेंज भी कर देगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कर देगा, ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी कर देगा, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या करेगा, देखो ये है, देखो भैया हमारे इस वातावरण में जल वाष्प भी है कि नहीं है? और जल वाष्प का मतलब दो नाइट्रोजन का देखिए शॉक जेट वेव चला, पीछे बहुत तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं वो, प्रभाती तरंगे, और प्रभाती तरंगों में ऊर्जा क्या है, ये नाइट्रोजन से इसको रिएक्शन करा के क्या बना देंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देंगे।
जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड पोल्यूटेंट है तो क्लाइमेट चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। ये मनुष्य के शरीर के अंदर जाएगा तो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके क्या बन रहा था? ब्लू बेबी सिंड्रोम, हीमोग्लोबिन बना रहा था। ये ओजोन की लेयर को भी डिप्लीट करता है, ये है। और आपने देखा जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब वाटर के वेपर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये आपको दो तरह काम करेगा। एक तो हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा, एक प्लांट दूसरी बात ये प्लांट को करेगा, और तीसरी बात क्या करेगा? ये संगमरमर पीला संगमरमर उसके कलर वहाँ इफेक्ट कर दो। ये डायरेक्टली रिएक्शन करके वो उस संगमरमर को क्या करेगा? छुरछुरा कर देगा, और इसीलिए ताजमहल पर बन जाएगा खतरा। इसीलिए जो लेदर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री जो ताजमहल के चारों तरफ उसको सुप्रीम कोर्ट ने संगमरमर के ऊपर से भी आएगा। और क्योंकि संगमरमर क्या है? सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट तो है। और ये जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब हो जाएगा तो क्या बनेगा? संगमरमर। जब एसिड राइनिंग होगी, HNO3 होगी, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? भुरभुरा पदार्थ है। इससे HNO3 रिएक्शन करके है तो संगमरमर यही, और इससे रिएक्शन करके CO रिएक्शन बना देगा, भुरभुरा पदार्थ बना देगा संगमरमर, जो क्या है? सैलमंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसी गिरता। समझ रहे बात कि नहीं? तो देखिए ये जेट स्ट्रीम प्लेन का ये यहाँ से शॉक वेव एनर्जी से फिर क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका इम्पैक्ट लिख पाएगा। हो गया? क्योंकि ताजमहल बनाना फिर पड़ेगा, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें ही उसको पता नहीं है। दुनिया में एक समय तो हर चीज है, इससे बना सकते हैं, लेकिन समय थोड़ी पीछे ले जाता है। ठीक है? रहते